नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ग्रो विद पंकज में। आज हम बात करने वाले हैं मनोरमा इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। तो ये जो इसका आइडियाज़ जो आया था मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का, ये शुरुआत में बहुत छोटा था जब आइडिया आया 1940 में। महाराष्ट्र में बुलढाना जिले के मलकापुर जिले के थे जानकीलाल अग्रवाल जी, जो छोटा-सा कारोबार करते थे और जब भी वो बाज़ार से लौटते तो साथ में मूँगफली और अन्य बीज वगैरह ले आते, जो उनकी वाइफ़ घर में उन बीजों का तेल और मक्खन बनाती थी, जो इस अगले दिन जब वो बाज़ार जाते तो मक्खन और तेल को लेके जाते और जाके वहाँ बाज़ार में बेच देते। तो ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। 1955 में फिर इन्होंने क्या किया कि ये काम करते-करते और उन्होंने और भी वहाँ गाँव की महिलाओं को जोड़ा और ये बिज़नेस धीरे-धीरे ग्रो करना चालू किया। 1955 की बात है जब एक भारत में एक मुस्लिम फैमिली जो कि अपना एक सारी मशीनें बेच के पाकिस्तान जा रहे थे, तो उन्होंने उनके पास एक पिस्टन मशीन थी, जो इनने खरीदने का प्रस्ताव रखा। तो चूँकि ये मशीन बहुत बड़ी थी, तो मलकापुर शिफ्ट होना मुश्किल था, तो इन्होंने खामगाँव में ही उस फैक्ट्री को आगे रन किया, जिसमें से वो जो प्रोडक्शन था, वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया और साथ में आस-पास के गाँव की महिलाओं को भी इनने उसमें ऐड ऑन कर दिया। फिर आगे क्या होता है कि ये अपने जानकीलाल अग्रवाल जी फेट केमिस्ट्री करने पीएचडी करने फॉरेन चले गए। वहाँ से केमिस्ट्री करके आए तो उन्होंने आर-एन-डी अपना खुद का लैब वगैरह मतलब चालू किया और वहाँ पे लौटने के बाद केले की छिलके और आम की गुठली वगैरह से इसी प्रक्रिया में उनको यूटिलाइज करके उसने उन्होंने चॉकलेट बनाने में यूज करना इसको चालू किया। तो जब इनने जो कंटेंट बनाया उसको चॉकलेट में यूज हो सकता था, लेकिन अब इसको आगे क्या करें तो वो जापान और जर्मनी की ट्रेड फेयर में गए। वहां पर उनकी मुलाकात होती है माइकल फेरारो से। माइकल फेरारो जो फेरारो कंपनी आप चॉकलेट जानते हैं उनके उनसे तो फिर उन्होंने उनको कन्विंस किया कि इस मटेरियल का उपयोग चॉकलेट में भी किया जा सकता है, जिससे कि उनका कारोबार वहां से कंबाइन होकर इनका कारोबार अच्छा चलने लगा। लेकिन समय का चक्र चलते-चलते 2000 में इनका कारोबार किसी वजह से बंद हो गया। आगे फिर कहानी मुड़ती है 2005 में, जहाँ पर जो आज इसके मनोरमा इंडस्ट्री के एमडी और फाउंडर और सीईओ हैं मिस्टर आशीष सराफ जी, और उन्होंने अपने पिता केशवनाथ सराफ जी के साथ मिलकर ये कंपनी चालू करी, जिसमें से सबसे बड़ा हाथ इनका बहुत बड़ा हाथ था विनीता सराफ जी का, आशीष सराफ जी की धर्मपत्नी विनीता सराफ जी का, जो कि इस समय वाइस चेयरमैन और टीम डायरेक्टर हैं, होल टीम डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने फिर इसको थोड़ा बड़े उसमें चालू किया कि वहाँ रायपुर से कि सारे जो आजू-बाजू के आदिवासी गाँव हैं, वहाँ से उनने समुदाय उनसे बीज इकट्ठा करना और उसका बटर वगैरह बनाना, जिसको कोको बटर अल्टरनेटिव या कोको बटर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो उसको बनाना इन्होंने चालू किया, जिसका यूज़ केस चॉकलेट में से इसमें स्वीट्स में, आइसक्रीम में, कॉस्मेटिक और ये बाकी चीज़ों में यूज़ होता है। तो यहाँ से इनका कारोबार बढ़ना चालू किया, जो कि आज लगभग 8 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी है। इनका जो सप्लाई चेन वो कैसे होता है, गाँव से सारे जो बीज वगैरह इकट्ठे करते हैं, उन बीज को कलेक्शन करते हैं। इसके बाद क्लीनिंग होता है, उसके बाद उसके अपर ऊपर की जो खाल है उसको निकाली जाती है, फिर क्लीन होता है और सीड कलेक्शन इसका ये ऐसे सीड कलेक्शन इसके बाद मशीनों में डाल के इसका बटर और कोकोआ बटर अल्टरनेटिव बनाया जाता है। वहीं इसका एक एक्सपेंशन है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो ये नट्स होता है उसको ये शिया बीज वगैरह निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसकी डीशिलिंग करते हैं और इसको यूज किया जाता है और ये है शिया सीड का फोटोग्राफ। तो होता क्या है कि यहाँ से प्रोक्यूरमेंट एक्सोटिक ये ट्री बोर्ड सीड्स वगैरह निकाले जाते हैं। इंडिया में साल, मैंगो, कोको, मावरा और अफ्रीका में शिया सीड। इनको निकाल के इनका मशीनरी प्लांट में उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोकोआ बटर अल्टरनेटिव या कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाया जाता है, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि आइसक्रीम और इसमें कॉस्मेटिक वगैरह में यूज होता है। और जो इन सब प्रोसेस के बाद में जो बच जाता है उसको जान कैटल वगैरह फीड के में यूज होता है, जो कि ये मतलब समझिए कि सारा को निकालने के बाद जो यूज होगा वो भी इनको फाइनेंशियली बेनिफिट देता है। तो सीबीई का क्या है, कोकोआ बीच एक्विवेलेंट का ये सबसे बड़ी बात ये अल्टरनेटिव है कोकोआ का। फिजिकली और केमिकली कंटेंट लगभग उसको मिमिक करता है और इसका सेम जो कोकोआ का यूज होता है वही इसका भी यूज उसमें होता है, लेकिन ये प्राइसिंग और मार्जिन इसका कोई भी कमोडिटी साइकिल में चेंज नहीं होता है और जो कस्टमर स्टिकीनेस इनका बहुत अच्छा है
और हाई एंट्री बैरियर है। बैरियर क्यों है? क्योंकि इनका जो कलेक्शन है वो गाँव की महिलाएँ हो गईं, आदिवासी क्षेत्र हो गया जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आस-पास के शहरों में। वहीं अफ्रीका में यदि देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इनका जो चिया सीड होता है वो कलेक्शन होता है। तो ये एंट्री बैरियर एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर भी है और ये इनका एक बिज़नेस का एक नीश भी है। अब अपन इनकी बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल इनका इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया है। यदि क्वार्टर 3 एफवाई 25 से कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 एफवाई 25 में 209 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि अब बढ़ के 362 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ईयर ऑन ईयर 73% का ग्रोथ है। वहीं एबिटा और एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो एबिटा 552 करोड़ से 982 करोड़ हो गया और एबिटा मार्जिन 26.4% से 27.1% आ गया। पैट की यदि बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 295 करोड़ का पैट था, जो कि अभी 682 करोड़ का पैट हो गया। पैट मार्जिन इनका 14.1% से 18.8% हो गया। वहीं आगे अपन 9 मंथ दिस ईयर वर्सेस 9 मंथ लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका जो रेवेन्यू था 538 करोड़ था, जो कि अभी 975 करोड़ हो गया, जो कि 81.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहीं एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा इनका 127 करोड़ से 264 करोड़ हो गया, जो कि एबिटा मार्जिन 27.2% है, जो कि लास्ट ईयर सेम 9 मंथ में 23.6% था। पैट की यदि बात करेंगे तो पैट लास्ट 9 मंथ में 69 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 173 करोड़ हो गया और पैट मार्जिन 17.8% है। तो ये उनका रेवेन्यू है, जो कि जैसे मैंने बताया कि ईयर ऑन ईयर 73% का ग्रो हुआ है और पैट मार्जिन भी इनका अच्छा खासा ग्रो हुआ है। इनके यदि आगे की बात करेंगे तो इनका जो कैपेक्स का प्लान है, इन्होंने अभी 19.4 एकड़ जमीन जो ली है अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट के बगल में ली है और इनमें इनका 460 करोड़ के आसपास एक्सपेंशन प्लान है नियर फ्यूचर में, जो कि फेज मैनर में होगा। FY 28 तक इनका फुल फ्लैश ये जो कैपेक्स है ये यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इस कैपेक्स में इनका जो प्लान है, अभी जो कोकोआ बटर अल्टरनेटिव बनाने का 75,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्लांट सैंक्शन हुआ है और फ्रैक्शनेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि शिया पाम और मैंगो सीड्स वगैरह से निकलेगा, उसके लिए 75,000 मेट्रिक टन और रिफाइनरी के लिए 90,000 और इसी की तरह जो बर्किना फासो अफ्रीका में जो प्लांट सैंक्शन हुआ वो 90,000 इसका एमटीपीए का होगा, जो कि ये फेज मैनर में होगा और धीरे धीरे ये अभी FY 28 तक का इनका प्लान है। कॉन कॉल में भी इनका कहना था कि चूंकि अभी जो फैक्ट्री इनका यूटिलाइजेशन है वो लगभग 85% के आसपास है, तो आगे चल के और जैसे जैसे प्लांट बनता जाएगा इनका यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। एक इनसे एनालिस्ट ने बार बार पूछा कि आपका गाइडेंस क्या है FY 28-27 तक का, तो इन्होंने कहा था कि इनका एक सीधा कहना था कि हमारा चूंकि प्लांट एक्सपेंशन धीरे धीरे हो रहा है, तो आप इसमें आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा प्लांट एक्सपेंशन के साथ साथ हम रोबस्ट जो ग्रोथ है वो हमारी देखने को मिलेगी, लेकिन इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई आप अपने मैनुअल में कर लीजिएगा। तो 460 करोड़ जो है इनका इनका कोई भी अभी प्लानिंग इस 460 करोड़ में जो एक्सपेंशन प्लान में है, कोई भी प्लानिंग ना तो इक्विटी डाइल्यूशन की है नियर फ्यूचर में और ना ही कोई डेट के प्लानिंग है। इंटरनल इनका उससे प्लान इनका होगा। अगर अपन ग्रोथ ट्रैक की बात करें तो Q4 FY 24 से देखिए कि ये 129 करोड़ का रेवेन्यू था और 20 करोड़ का इनका एबिटा था, जो कि आज बढ़ के Q2 FY 26 में 323 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है और 87 करोड़ का एबिटा है। यदि एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 16.1 से लेके 27.4 हाईएस्ट किया था, जो कि अभी 27.1 है। कंपनी का गाइडेंस भी है कि 25 से 30% का इनका एबिटा मार्जिन रहेगा। और जो नए ये प्लांट लगा रहे हैं उनका ये कहना था कि इस प्लांट से हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और जो भी प्लांट होंगे जो हम नई फैसिलिटी से या नए तरीके से उसको सीड कोकोआ बटर अल्टरनेटिव बनाने का जो हम काम करेंगे वो नए नए फैक्ट्री में नए प्लांट से नए तरीके से करेंगे, जिससे हमारा जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल भी हमारा कम यूटिलाइज होगा। वहीं हिस्टो एनुअल ट्रेंड की यदि बात करें
तो FY21 से लेके FY25 तक का भी देखेंगे तो रेवेन्यू 202 करोड़ से आज 770 करोड़ का हो गया है, और एबिटा जो है वो 334 करोड़ से आज 191 करोड़ का हो गया। यदि एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो एबिटा उस समय 2000 FY21 में 17.1 था, जो कि आज 24.8 है। तो ये थी इनकी बात। और आगे यदि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्नैपशॉट की देखें तो रेवेन्यू जो है FY22 में 279 करोड़ का था, जो कि 9 मंथ FY26 यानी अभी इस जो क्वार्टर खत्म हुआ दिसंबर 975 करोड़ का हो गया। एबिटा मार्जिन भी 14% से 27.2% हो गया। और अर्निंग पर शेयर जो कि FY22 में 4 रुपीज पर शेयर था, अभी ये 9 मंथ 26 में 29 रुपीज पर शेयर हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल डेज जो कि FY22 में 242 डेज थे, जो कि लास्ट H1 FY26 में 97 था, 97 डेज है। और वहीं ROE की यदि बात करें तो 9 से बढ़ के ROE अभी 36.9 है, जो H1 FY26 लास्ट में जो गया और H1 26 में। और रिटर्न ऑन ROCE की यदि बात करें तो 13 से लेके FY22 में 13 था, जो कि आज H1 FY26 में 49 है। अच्छी बात है, इनका डेट देखिएगा तो डेट इनका FY22 में 0.21 पर डेट टू इक्विटी रेशियो था, जो कि अभी 0.57 ही है। कंपनी यदि देखिए कोकोआ बीज वगैरह कहाँ यूज होते हैं, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि आइसक्रीम में, चॉकलेट में, स्वीट्स में और कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होते हैं। तो ग्लोबल CBE की जो डिमांड है, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव या इक्विवेलेंट की जो डिमांड है, उनका जो FY25 से जो फोरकास्ट है आगे की 2033 तक का, तो ये 6.3% कैगर से बढ़ेगा। वहीं ग्लोबल चॉकलेट डिमांड में इनका कोकोआ CBE की डिमांड 4.5% से ग्रो करेगी कैगर से। इंडियन चॉकलेट इंडस्ट्री की डिमांड जो है 7.6 के कैगर से ग्रो करने की उम्मीद है। ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो कि FY25 में 354 है, और जो कि आगे जाके $556 मिलियन हो जाएगी, जिसका कैगर जो एक्सपेक्टेड है 5.9% की कैगर से ग्रो करने का अनुमान है। और वहीं इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो कि 15.5 USD से 25.3 US मिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है, जो कि 5.1% की कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं जैसे कि अपन कैपेक्स की बात करें, जो कि कोकोआ बटर CBA के लिए जो इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है इंडिया में होना है। कैपेसिटी जैसे लास्ट मैंने बताया 75,000 टन की है। और फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इंडिया में ही होना है, इसका 75,000 MTPA का प्लान है। और रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग इसका 90,000, और बर्किनो फासो में बैकवर्ड इंटीग्रेशन अफ्रीका में शिया सीड के जो प्रोसेसिंग में यूज होना है, वो 90,000 MTA का इनका प्लान है। टोटल जो इनका कैपेक्स प्रपोज है वो 460 करोड़ का है। वहीं इनके कस्टमर्स की यदि बात करें तो इनका कस्टमर्स बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी लॉरियल जैसे हैं, लश है, फेरेरो है और अडेका है, जो बड़ी कंपनियां हैं जो मतलब फ्रैक्शनीज वगैरह चॉकलेट वगैरह बनाते हैं उसमें है, और कॉस्मेटिक्स में यूज होती है। तो ये था हमारा Q3 FY26 में मनोरमा इंडस्ट्री को लेकर। चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें यदि रिस्क में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व, कुछ चीजें वो भी हैं, क्योंकि इनका इन्वेंट्री जो है, देखिए जो बीज हर साल नहीं होता है, बीज सीजनैलिटी होती है बीजों में। आम का बीज अलग समय में मिलेगा, शिया बीज अलग समय में मिलेगा। तो बाकी इनकी ना जो इनकी इन्वेंट्री बीच बीच में बढ़ती है, जैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने इन्वेंट्री अपनी बढ़ाई थी, क्योंकि प्रोडक्शन पूरे ईयर चलाने के लिए इनको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती रहती है। दूसरा, साउथ अफ्रीका में बिजनेस है, थोड़ा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। तो ये था मेरा Q3 FY26 को मनोरमा इंडस्ट्री को लेकर मेरा व्यू। इसमें से कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। और आप कोई भी सेलिंग और परचेजिंग का निर्णय आप अपनी ड्यू डिलिजेंस से लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।